हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PSS। मैं वापस आ गया एक नए और फ्रेश और मज़ेदार टॉपिक के साथ, आपके दूसरी कड़ी के साथ, जो कि पहला कल मैंने आपको बताया था और उसका दूसरा पार्ट लेके आया हूँ और आगे मैं समझाऊंगा कि ये पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहला पार्ट पढ़ा है और ध्यान से मेरे वीडियो देखी है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो मेरा सेशन है और आज का जो वीडियो है वो है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे एस फेज एंड G2 फेज। सो ज़्यादा देर करते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहली चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे, कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। सो तो आज आंसर है उस क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज सेल साइकिल। मैंने बार बार साइकिल का नाम लिया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर है, अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रो एंड डिवाइड्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर कट आंसर है, इतना इनफ है। हाँ, याद रखना, और ज़्यादा नंबर के लिए आता है तो आपके इसके फेजेस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच ऑफ टाइम डज इंटरफेस टेक टू कंप्लीट इन ह्यूमंस। सिंपल सा आंसर है इसका 25 आवर्स। होप सो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और मुझे लगता है आप इसे ध्यान से अगर देखेंगे तो और ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि एस फेज और G2 फेज के बारे में है। सो टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। सो आज का सेकंड, कल हमने पहला फेज देखा था आपका जीवन फेज, जिसे कि आप फर्स्ट फेज भी कहते हैं। वैसे ही इसका दूसरा फेज है एस फेज, जिसे हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली सिंथेटिक फेज मीन्स, इसके नाम से ही आपको ये सजेस्ट करता है कि एक्चुअली सिंथेटिक फेज मीन्स टू सिंथेसाइज समथिंग। ठीक है। शायद याद हो, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था पबजी मेसिन को कुछ बनाना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ, आपने सही पकड़ा है। तो बात करते हैं एस फेज के सबसे पहले पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट कहता है, एस और सिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. Following events takes place during this phase. इसका मतलब हुआ कि जो एस फेज है, एस फेज के दौरान हमारा डीएनए सिंथेसाइज करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अच्छा, पहली चीज ये कि डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन बोथ आर डिफरेंट। क्यों? सिंथेसाइज मतलब डीएनए सिंथेसिस होता है, बनना होता है, एंड डीएनए रेप्लिकेशन मींस इट basically means मेकिंग अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इट, मतलब ऑलरेडी है और उसका कॉपी बना रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ डीएनए सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम सब आगे देखते हैं कि इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें टेक्स प्लेस करती हैं। तो अगला पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेट्स एंड इट्स अमाउंट बिकम डबल। मतलब पहले अगर आप जीवन फेज में ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने वहां बताया था कि जो डीएनए होता है उसका अमाउंट नहीं बदलता, एज इट इज रहता है। जबकि एस फेज के सिंथेटिक, मतलब एस फेज या सिंथेटिक फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वाइल रेप्लिकेटिंग द डीएनए, डीएनए जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगा तो उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। याद है आपको, अगर आप जेरोक्स कराने चाहते हो तो चीज़ों को रेप्लिकेट करने के लिए उसे एक पेपर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नीड समथिंग टू रेप्लिकेट ना। बिना किसी चीज़ों के रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए इट नीड्स डीएनए सिंथेसिस। या आप सही पकड़े हैं, डीएनए सिंथेसिस। इसका मतलब कि डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, या डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज कर रहा है या अपने आप को डबल बना रहा है अमाउंट में, तो इट नीड्स समथिंग that is known as biological components. Biological components like nucleic acid, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक कमेंट में लिख दीजिए, मैं आप उसको सॉल्व कर दूंगा और आपको बता दूंगा। अब होता क्या है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेटेड एज 2C, ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कि अगर डीएनए का इनिशियल अमाउंट 2C है तो ये इस फेज में इंक्रीज हो जाता है 4C तक, मतलब इट जस्ट डबल। 2 कॉपी हैं, 2 कॉपी से 4 कॉपी बन गई, डबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और ये रहा आपका अगला पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड NHC। याद रखना, नॉन एस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होती हैं क्योंकि हमें एक नया सेल बनाना है। ठीक है, तो मेन इंफॉर्मेशन कहाँ होती है आपके डीएनए में, तो सब कुछ वही करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस और साथ ही साथ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है आपका ये एस फेज। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है बहुत ही छोटा एंड क्रिस्प। क्या कहता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि अगर डीएनए ब्रेक होता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो उसके ऊपर प्रेजेंट जो क्रोमोसोमल थ्रेड्स होते हैं या जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेंट्रियोल में डिवीजन होता है, वो भी डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स आर द पार्ट्स ऑफ डीएनए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको G1 फेज के बारे में मैंने बताया था। तो सिंपली ये क्या कहता है आपका कि G1 फेज इज सेल ग्रोथ एंड S फेज इज रेप्लिकेशन और सिंथेटिक फेज। ठीक है, तो इस चीज में जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि एस फेज में आपका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। मतलब ये क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, इसके सेंट्रियोल में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड डायग्राम एक बार फिर से ध्यान से देख लो, अपने आप से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। नहीं आता है तो मैं हूं आपके साथ इस चीज़ को समझाने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं अगले पॉइंट, अगले टॉपिक की तरफ। आपका अगला जो टॉपिक इसमें है वो क्या कहता है, G2 फेज। क्योंकि एस फेज में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही होता है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो मुझे लगता है कि आपके एकेडमिक कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें बहुत ही क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव थी जो आपके आंसर को एकदम क्रिस्प बना सकती हैं और एकदम चटपटा और मज़ेदार बना सकती हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो बात करते हैं अगले आपके फेज़ की, जो कि सेल साइकिल का अगला फेज़ है G2 फेज़, और इसे कहते हैं प्री माइटोटिक या पोस्ट सिंथेटिक फेज या गैप सेकेंड फेज। ठीक है, याद रखना, G2 फेज, प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज एंड गैप सेकेंड। तो इस फेज में सबसे पहला पॉइंट है कि माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ पे डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है तो वहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं ट्यूबुलेंट, एंड ये सिंथेसिस उसकी वहाँ पे शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट आपका बताता है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन फैक्टर अपीयर। अभी क्या है कि वहाँ पे आपने एस फेज में पढ़ा, सिंथेटिक फेज है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेशन होता है। और आपके जो क्रोमोसोम्स के थ्रेड होते हैं, जैसे कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स आर एक्चुअली गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम एंड फाइनली क्रोमोसोम्स गेट डिवाइड विद दिस फ्रॉम अ सेंट्रियोल। तो वहाँ से क्रोमोसोम अलग होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम कंडेंस होके उसके फैक्टर्स इस फेज में आपको अपीयर होने लगते हैं। अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 तरीके के आरएनए होते हैं जो कि मैंने इसके पहले आपको बता रखा है, और साथ ही साथ फॉर्मेशन होता है NHC जिसे कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और उसके साथ साथ ADP मॉलिक्यूल्स का भी होना, सिंथेसाइज होना ज़रूरी है। और साथ में ही इस फेज में ATP सिंथेसिस होती है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पावर।
और इसका अगला पॉइंट है रिपेयर ऑफ डैमेज्ड डीएनए। मान लो कि डीएनए में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाय चांस उसमें कुछ टूट गया, ब्रेक हो गया, तो उसको रिपेयर करना भी तो ज़रूरी है। तो उसका जो डीएनए का डैमेज रिपेयर होता है वो आपके G2 फेज में होता है। समझ आया कि नहीं आया? लाइक कर दो। अगला पॉइंट है, ओह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ध्यान से ये पॉइंट देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। The cells that do not divide further exist G1 phase. ध्यान से, the cells that do not divide further exit G1 phase. जो G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं, आगे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज या G0 फेज। ठीक है, G0 फेज भी कहते हैं ऑफ द सेल साइकिल। याद रख होगा, इसे मैंने स्टडी फेज भी कहा था, जहाँ पे सेल्स रेस्ट में चला जाता है और डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव इस फेज में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल अपने आप को सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब तोड़ फोड़ तो चालू ही रहेगा क्योंकि सिंथेसाइज कर रहा है ना, तो सिंथेसिस में तोड़ फोड़ करना ज़रूरी है। मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस भी और कैटाबॉलिक प्रोसेस, दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर प्रोलिफरेशन तब तक नहीं होती जब तक ऑर्गेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। होप सो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा और इस पॉइंट पे ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। और हाँ, आज का क्वेश्चन है, और बेसिकली क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं ये कोविड-19 की प्रॉब्लम अभी जल्द ही नहीं ख़त्म होने वाली। तो मैं हर एक स्टूडेंट से ये होप रखता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें ना यार, क्या करना है, ख्याल रखो। और सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, हाथों की भी और घर की भी। सो मूव टू द क्वेश्चन पॉइंट। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये हर बार क्वेश्चन आता है और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का भी बन जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है, ये 2 मार्क क्वेश्चन भी बनता है एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आईसीएसई वालों के लिए ये कभी कभी क्वेश्चन आता है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूज़न इसमें ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया था, वैसे आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और वैसे आप इस वीडियो को बार बार देख के इस क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेसेंट स्टेज। शायद ये चीज़ आपको याद रह गई हो। और हाँ, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन थे और हर बार के लिए भी 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना भी, अपने परिवार का भी। बाय बाय, टाटा, सी यू। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो और हाँ, भूला नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।